मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपका एजुकेशन जर्नी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये पहला ही चैप्टर है हाई स्कूल का इतिहास का। हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और एनिमेशन वीडियो है जो आपके लिए बोरिंग नहीं लगेगी। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा पढ़ने में लगेगा। आगे बढ़ते हैं। जी, परिचय। इसका परिचय जान लेते हैं पहले। 19वीं सदी के दौरान ही यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। लोग अब खुद को किसी राजा के अधीन नहीं बल्कि एक राष्ट्र की हिस्सा बनना चाहते थे। मतलब कि राजा है ना, वो बहुत अत्याचार करता था, टैक्स वैक्स वसूलता था, इसी के लिए वो राष्ट्र की हिस्सा बनना पसंद करते थे। राष्ट्र का एक ऐसी भावना है जिसमें लोग संस्कृति, भाषा, इतिहास और क्षेत्र के आधार पर एकजुट होकर अपने लिए एक राष्ट्र की कल्पना करते थे। मतलब कि वो राजतंत्र को हटा करके एक राष्ट्र बनाना चाहते जिसमें इंसान को सभी एक समानता प्रदान मिले और अपने देश को आगे बढ़ाने की एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का जन्म। फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, उसके बारे में देख लेते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्र का एक पहला बड़ा उदाहरण है, जिसमें क्रांति में फ्रांसीसी जनता ने राजा की निरंकुश सत्ता को खत्म कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना करी। मतलब राजा को हटा करके लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। और लोकतंत्र में तुम्हें पता है बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोकतंत्र में समानता होती है, कुछ अधिकार होते हैं, कहीं पर भाषण देने के लिए अधिकार होती है, मतलब बहुत सारा कुछ होता है। अपनी सरकार के विरुद्ध लड़ भी सकते हैं, लेकिन राजा के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसी के लिए राष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लोकतंत्र भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव। राजशाही का अंत और लोकतंत्र की स्थापना हुई। सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, जिसमें कानून के समक्ष समानता है, भाषण की स्वतंत्रता है। जाहिर सी बात है, जब राष्ट्र का निर्माण हो जाता है तो लोगों के लिए ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। अपने देश के प्रति एक अच्छा सा सामान व्यक्त करते हैं, अपने देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जब राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है, देख लेते हैं राष्ट्र परिभाषा क्या होती है। अब राजा राजा जब राज्य राजा की संपत्ति नहीं बल्कि जनता का होता है, उसी को राष्ट्र की परिभाषा कह सकते हैं। राष्ट्र की परिभाषा। अब फ्रांसीसी भाषा, झंडा और राष्ट्रगान संविधान लोगों के लिए एकता लाने के लिए अपनाया गया था। मतलब कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को जागरूक करने के लिए इन्होंने अपनी भाषा बनाई और झंडा बनाया, राष्ट्रगान बनाया, जो कि लोग अपने राष्ट्र के लिए अधिक काम कर सकें, अपने देश के लिए अधिक प्रेम कर सकें, अपने देश के लिए विकास में कुछ योगदान कर सके। यूरोप का नक्शा 1815 से पहले और बाद में। जो कि यूरोप का नक्शा है ना, वो 1800 पहले कुछ और था, 1815 के बाद कुछ और हो गया। नेपोलियन ने जब यूरोप पर आक्रमण किया तो वहां पर एक सबरूप प्रशासन लागू किया गया था। लेकिन नेपोलियन की हार के बाद 1815 में विन्या की संधि हो गई, जिसमें नेपोलियन को हटाकर राजा आ गया था फिर से। इसी के बारे में आके देख लेते हैं विन्या की संधि के बारे में। विन्या की संधि में क्या हुआ था? इसमें 1815 में ये हुई थी, आपको पता है, अभी बताया था मैंने पीछे। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की पुनर्संरचना की गई। फिर ऑस्ट्रेलिया के चार चांसलर मैटरनिख ने यह संधि बनाई थी, जिसमें राजा को उसकी सत्ता वापस दी गई और पुराने लोग राजतंत्र को फिर से बहाल किया गया। नेपोलियन को हरा करके इन लोगों ने राजतंत्र की स्थापना करते। नेपोलियन भी एक राजी था, मतलब कि एक सेनापति था वो भी, लेकिन वो अपने जनता पर ज्यादा अत्याचार नहीं करता था, टैक्स वैक्स नहीं बदलता था। एक लोकतंत्र के जैसे इसने अपनी जनता को छूट दे रखी थी, ये समानता दे रखी थी। लेकिन अब उसको हराने के बाद इन लोगों ने राजतंत्र ला दिया था। राजा ने जीत लिया था नेपोलियन को हरा के, तो इससे वहां पर राजतंत्र आ गया। राष्ट्र और राष्ट्रवाद और राष्ट्र की कल्पना। एक राष्ट्र कल्पित समुदाय होता है जिसमें लोग संस्कृति, भाषा आदि के आधार पर अनुभव करते हैं। मतलब क्या? जो राष्ट्र होता है ना, राष्ट्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने लिए। और राष्ट्र में जब लोकतंत्र होता है तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आता है। उसकी लोकतंत्र में संस्कृति और भाषा का बड़ा ही महत्व होता है। जिस राष्ट्र की एक भाषा नहीं होगी और उसका कोई महत्व नहीं होगा तो उस राष्ट्र का क्या, कुछ कह नहीं सकते, मतलब ऐसा ही होगा।
राष्ट्रवाद को फैलाने वाले माध्यम हो सकते हैं। देखो, राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए कविताएं, लोक कथाएं, गाने, झंडे और राष्ट्रगान ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसी देश को अंदर जो लोग रहते हों उनके अंदर राष्ट्र के प्रति एक प्रेम होना ही चाहिए। कलाकारों और लोग लेखकों ने भी राष्ट्र की कल्पना को सशक्त बनाया है। उदाहरण जर्मनी के हेरडर ने लोकतंत्र संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा कहा है। जो कवि हैं जर्मनी के, उन्होंने राष्ट्र की आत्मा कह दिया। इटली और जर्मनी का एकीकरण, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो बात है 19वीं सदी की। 19वीं सदी के मध्य में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जो इटली था ना, वो कई राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा था। और इसके एकीकरण में तीन नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी अपनी। जब इटली कई राज्यों में बटा हुआ था तो इसके तीन नेताओं ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था इटली का एकीकरण करने के लिए। और जब इटली का एकीकरण हुआ, इससे इटली के लोगों की राष्ट्र भावनाएं बड़ी तेजी से फैलने लगी थी। जो तीन नेताएं थे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जियुसेप्पे मेज़नी, ये इटली के प्रमुख नेता हैं। ये युवाओं में क्रांति की भावना भरने वाले नेता थे। मतलब ये युवाओं के साथ चला करते थे। युवाओं को अपने राष्ट्र के प्रति भावनाओं की क्रांति में योगदान दिया करते थे। कैबूर, ये कैबूर है ना, ये सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। ये कूटनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये अपने पॉलिटिशियंस की वजह से इसने लोगों के लिए अपने साथ जोड़ा। गैरिल्डी, ये प्रमुख नेता थे तीसरे। रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिणी इटली को आजाद कराया था। इन्होंने सेना के साथ जो दक्षिणी इटली है उसको आजाद कराया था। 1861 में विक्टर एमेनुएल टू के नेतृत्व में इटली का राष्ट्र होना था। जी, यहाँ पर 1861 में विक्टर की बात हो रही, तो इसके नेतृत्व में राष्ट्र इटली का एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृति मिली थी और एक राष्ट्र बन के उभरा था। जर्मनी का एकीकरण, जिस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ था उसी की बात कर रहे हैं अब। जर्मनी का भी एकीकरण होगा। तो जर्मनी कई राज्यों में बटा था, जिस तरीके से इटली कई राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में, उसी प्रकार जर्मनी भी छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जिसमें प्रिशा सबसे शक्तिशाली था। ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रिशा का प्रधानमंत्री था, जिसने 3 युद्धों के बाद जर्मनी को एकीकृत किया। इसने जो प्रिशा का प्रधानमंत्री था, इसने 3 युद्ध लड़े थे। 3 युद्ध लड़ने के बाद जर्मनी को एकीकरण कर पाया था इसने। जब इसने ये 3 युद्ध लड़े थे, तीनों युद्ध जीत गया था। जीतने के बाद इसने जर्मनी को एकीकरण में बदल दिया। तो इसने 3 युद्ध कौन कौन से लड़े थे वो देख लेते हैं। डेनमार्क युद्ध हो गया, ऑस्ट्रेलिया युद्ध हो गया और फ्रांस युद्ध। जो डेनमार्क युद्ध है ये 1864 में लड़ा गया था और ऑस्ट्रेलिया का 1866 में युद्ध लड़ा था ये। और फ्रांस का युद्ध 1870 में लड़ा गया था। और 1871 में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। जब ये युद्ध को समाप्त हो जाने के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ तो वहां पर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। बर्लिन और राष्ट्रवाद का विस्फोट, जिस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं बड़ी तेजी से फैल रही थी, उसी समय बर्लिन में भी राष्ट्र की भावनाएं बड़ी तेजी से फैल रही थी। बर्लिन वह क्षेत्र था जो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। आज के ग्रीस, वार्लिया, सार्बिया और बुल्गारिया आदि। यहाँ पर बहुत सी भाषाएं और संस्कृति थी। हर समूह अपने आप को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता था। जिन लोगों की भाषाएं अलग थी, संस्कृति अलग थी, तो वे लोग अपने अपने को एक नए राष्ट्र की मांग कर रहे थे। और बाद में ऐसा ही हुआ, एक नए राष्ट्र बन के उभरे थे जिनकी संस्कृत और भाषा अलग थी।
इससे वहां पर राष्ट्रवादी संघर्ष तेज हो गया। बलन क्षेत्र की अस्थिरता और संघर्ष ही प्रथम विश्व युद्ध की एक बड़ी वजह बनी। और यूरोप में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचारधारा जिसने राजतंत्र को चुनौती दी और आधुनिक राष्ट्रों की नींव रखी। यह विचार धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला, जिसमें भारत भी शामिल था। जिस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही थी, इस तरीके से पूरी दुनिया में धीरे धीरे राष्ट्र राष्ट्र की भावनाएं लोगों के अंदर आने लगी और अपने आप को एक राष्ट्र के की तरफ ले जाने लगे। इसी में भारत भी शामिल था। भारत भी में भी राष्ट्र की भावना बड़ी तेजी से फैली थी। इस तरीके से तभी हमारे देश आज़ाद हुआ था। इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा तो लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल एजुकेशन चैनल को। थैंक यू सो मच।